डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। मैं समाजशास्त्र के सभी बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आपके फर्स्ट पेपर से सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है और टॉपिक का नाम है समाज। आज हम चर्चा करेंगे समाज क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं और प्रकृति क्या है। इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। समाज शब्द का प्रयोग हम बहुधा दैनिक बोलचाल की भाषा में करते रहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, शिक्षक समाज, छात्र समाज, स्त्री समाज इत्यादि इत्यादि। इन शब्दों में हम समाज शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में करते हैं। अर्थात जब हम शिक्षक समाज की बात करते हैं तो उस समय हमारे मन में इसका तात्पर्य आता है शिक्षकों का एक समूह। परंतु इस अर्थ में समाज शब्द का कोई स्पष्ट व्याख्या दृष्टिगत नहीं होती है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग एक निश्चित और विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है। समाज का विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग मनमाने अर्थ में नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह या संकलन मात्र को समाज नहीं कहते हैं। यहाँ व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहें कि समाज का निर्माण मात्र व्यक्तियों के संकलन से नहीं होता है, वरन उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। और इस बात को हमारे समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के लिए तीन बातें हैं। पहली बात देखिए, व्यक्तियों को एक दूसरे का आभास होना। दूसरी बात, उनमें अर्थपूर्ण व्यवहार होना। तीसरी बात, उनका एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होना। तो ये तीनों बातें सामाजिक संबंध के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सामाजिक संबंधों का निर्माण तभी होता है जब एक से अधिक व्यक्ति परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि सामाजिक संबंध स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में जो संबंध हैं पारिवारिक सदस्यों के मध्य, वो कैसे हैं? स्थायी हैं। जबकि एक पेशेंट का अपने डॉक्टर से जो संबंध होगा वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। एक दुकानदार का उसके ग्राहकों से जो संबंध होगा वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। सामाजिक संबंधों की प्रकृति सहयोगी और असहयोगी दोनों तरह की हो सकती है। सामाजिक संबंध असंख्य हैं और इसीलिए हम इनको समाज को क्या कहते हैं? संबंधों का जाल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं की ओर। जब परिभाषाएं देखेंगे तो समाज का अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारानुसार समाज को परिभाषित किया है। सबसे पहले हम लेते हैं गिडिंग्स नाम के समाजशास्त्री की परिभाषा। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और दूसरे राइटर को लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पार्सन्स। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानव संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रियाओं के करने से उत्पन्न हुए हैं, चाहे ये यथार्थ हों या प्रतीकात्मक हों। तो इस तरह से मैंने आपको बताया दो राइटर, गिडिंग्स और पार्सन्स। समाज की परिभाषा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक मैकाइवर और पेज उसे स्पष्ट न करें। तो यहाँ मैकाइवर और पेज की परिभाषा को बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए उसका समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैकाइवर और पेज की परिभाषा देखते हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक समाज नाम की जो पुस्तक है उसमें इसको बताया है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों तथा उनके विभागों, मानव व्यवहार पर नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो ये विचार किसके हैं? मैकाइवर और पेज के हैं और ये समाज को स्पष्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बची है जो मैकाइवर और पेज ने समाज को कवर करने में छोड़ी हो। ठीक है, इस परिभाषा में मैकाइवर तथा पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। इनका यह कथन समाज की अमूर्तता की ओर संकेत करता है। संबंधों का जाल का मतलब है एक सिस्टम का मतलब है अमूर्त है वो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया मैकाइवर और पेज की परिभाषा। अब हम एक परिभाषा और लेते हैं, वो राइटर हैं हमारे इंकल्स, एलेक्स इंकल्स। एलेक्स इंकल्स के अनुसार ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो संस्थाओं से बड़ी है तथा समुदायों से भिन्न, फिर भी यह संस्थाओं के साथ न तो स्वतः उपस्थित रहती है न ही प्रत्येक समुदाय से इसका उद्भव होता है। यह सबसे बड़ी इकाई है जिसका संबंध समाजशास्त्र से है तथा इसे ही समाज कहा जाता है। इस तरह से मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बताई हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में परिभाषित किया गया है। वस्तुतः समाज शब्द जितना सरल है उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन है। इसीलिए जी.डी. मिशेल ने उचित ही लिखा है, समाजशास्त्री की शब्दावली में समाज शब्द एक अत्यधिक अस्पष्ट एवं सामान्य शब्द है। देखने में बहुत इजी, बहुत सरल लगता है, लेकिन समझने में ये उतना ही टिपिकल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया समाज की परिभाषाएं। अब चलते हैं हम और आपको बताते हैं समाज के आधारभूत तत्व। समाज का अर्थ और परिभाषाएं जानने के बाद इसके निर्णायक अथवा आधारभूत तत्वों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इन आधारभूत तत्वों को कई बार सामाजिक आवश्यकताएं भी कह देते हैं। ये निर्णायक तत्व प्रत्येक समाज, चाहे वह पशु समाज हो या वह मानव समाज हो, सभी में पाए जाते हैं। हम यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों का उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं हम जॉनसन के विचार। जॉनसन के अनुसार, हैरी एम जॉनसन हैं ये, इनके अनुसार समाज के 4 अनिवार्य तत्व हैं। नंबर 1 देखिए, निश्चित भूभाग। नंबर 2 यौन प्रजनन। नंबर 3 सर्वांग व्यापी संस्कृति। और नंबर 4 आत्मनिर्भरता। तो अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
निश्चित भूभाग का मतलब है समाज एक भूभागीय समूह है। व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निश्चित सीमाओं में रहने के परिणाम स्वरूप ही समाज का निर्माण होता है। दूसरा, यौन प्रजनन। समाज में सदस्यों की भर्ती तथा समाज की निरंतरता समूह के भीतर ही की जाने वाली यौन प्रजनन क्रिया द्वारा होती है। सर्वांग व्यापी संस्कृति। बिना संस्कृति के समाज अपूर्ण है, अतः एक सर्वांग व्यापी संस्कृति का होना समाज के लिए ज़रूरी है। और चौथा है आत्मनिर्भरता। समाज का एक अन्य अनिवार्य तत्व यह है कि वह किसी समूह का उपसमूह नहीं होता है। इस कसौटी के आधार पर उन समूहों को भी समाज कहा जा सकता है जो राजनीतिक दृष्टि से अन्य समूहों के अधीन होते हुए भी पूर्णतः उसमें समा नहीं पाए हैं। तो ये मैंने एक विचार आपको बताया और ये था जॉनसन का विचार। एक राइटर से और मैं आपको मिलवाती हूँ, वे हैं बोटोमोर। बोटोमोर ने जो बताए हैं वो देखिए क्या क्या है। वो है संचार की एक व्यवस्था, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के संबंधित आर्थिक व्यवस्था, नवीन पीढ़ी का सामाजिकरण करने वाली व्यवस्थाएं जिनमें परिवार है और शिक्षा संस्थाएं हैं। और एक और है सत्ता व शक्ति के वितरण की व्यवस्था। एक और है सामाजिक समन्वय को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए संस्कारों की व्यवस्था। तो ये टीवी बोटोमोर ने बताया है। अब एक राइटर बचते हैं हमारे पास, किंग्सले डेविस। उन्होंने जो निर्णायक तत्व बताए हैं समाज के, वो देखिए क्या क्या है। जनसंख्या का प्रतिपालन। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकता होती है, इनकी पूर्ति के द्वारा जनसंख्या का निर्वाह होता है और वे बहुत ज़रूरी हैं। इनमें क्या क्या है? पोषण और प्रबंध, क्षति के विरुद्ध संरक्षण, नए जीवों का पुनरुत्पादन। और ये तीनों चीज़ें समाज में मिलती हैं, ठीक है, और इन्हीं से समाज बनता है। इसी वजह से इनको क्या कहा गया है? निर्णायक तत्व। जनसंख्या के बीच कार्य का विभाजन, ये भी बहुत ज़रूरी है। सदस्यों में उचित श्रम विभाजन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तीसरा देखिए इसमें समूह का संगठन, ये भी इन्होंने बताया। और चौथा है सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। तो समूह का संगठन को हम समझते हैं समाज के सदस्यों के मध्य एकता की भावना समाज का अनिवार्य तत्व है। संपर्कों के आधार पर प्राणियों में अंतर्क्रियाएं होती हैं, इसके फलस्वरूप उनमें सहयोगात्मक और असहयोगात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। अब चौथा देखते हैं तत्व इसका, सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। प्रत्येक समाज के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता एवं स्थिरता अनिवार्य है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया समाज के आवश्यक तत्व या निर्णायक तत्व। अब देखते हैं समाज की प्रकृति क्या है, अर्थात प्रकृति भी यही हो जाएगी और समाज की विशेषताएं भी यही हो जाएंगी। तो आपके क्वेश्चन भले ही दो आए लेकिन आंसर एक ही निकलेगा। वो हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए पहली विशेषता देखिए, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, ठीक है। पहला क्या है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज के बिना हम सामाजिक संबंधों के हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। संबंध बहुत ज़रूरी हैं, तभी समाज की का निर्माण हो पाएगा। दूसरी विशेषता देखिए, समाज अमूर्त है, यानी समाज मनुष्यों का मूर्त समूह कदापि नहीं है, वो मनुष्यों के बीच पाई जाने वाली संबंधों की एक व्यवस्था है, इसलिए वो क्या है? अमूर्त है। अब एक और देखिए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज में जो सदस्य हैं उनके मध्य जहाँ सहयोग है वहाँ असहयोग, दोनों प्रकार के संबंध मिलेंगे। ये दोनों ही जो संबंध हैं वो समाज के लिए ज़रूरी हैं। न तो सहयोग के बिना काम चलता है, न असहयोग के बिना काम चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है। समाज में सहयोग कैसे होता है? मानव समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज के सदस्य एक दूसरे से सहयोग करते हुए अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। उसी तरह से देखिए, कुछ में बिल्कुल प्रत्यक्ष सहयोग होता है, कुछ में अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। और वहीं प्रत्यक्ष सहयोग में देखिए, जहाँ आमने सामने के संबंध होते हैं, जैसे परिवार में है,
या स्कूल में टीचर्स और बच्चों के साथ हैं, है ना। तो ये प्रत्यक्ष सहयोग है। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है कि सहयोग तो कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो आमने सामने की पोजीशन में नहीं है। जैसे कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, अब कॉलेज के एग्ज़ाम कहाँ से हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो टीचर्स के समक्ष है, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों के सहयोग से उसको डिग्री मिलेगी। तो इस तरह के जो लोग उसकी डिग्री के लिए कार्य कर रहे हैं, वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष सहयोग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समाज में संघर्ष। प्रत्येक मनुष्य जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अलग होता है, अतएव समाज में संघर्ष की उत्पत्ति अवश्यंभावी है। समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष का आश्रय लेता है। तो इसमें वही पोजीशन है जैसा सहयोग की थी, प्रत्यक्ष संघर्ष है, अप्रत्यक्ष संघर्ष है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें चलती हैं। चौथा देखिए, चौथा है समाज में समानता और विभिन्नता। जहाँ समाज में समानता पाई जाती है, वहाँ समाज में विभिन्नता भी है। अब देखिए, ये दोनों ही दृष्टिकोण कैसे हैं? परस्पर विरोधी हैं, लेकिन दिखते हैं नहीं। ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं के द्वारा समाज को स्थायित्व और निरंतरता प्राप्त होती है। अगर ये ना होता तो समाज का अस्तित्व कंटिन्यू नहीं होता। जहाँ समाज में समानता है, जैसे पुरुष पुरुष, महिलाएं महिलाएं, है ना, गरीब गरीब, अमीर अमीर, लेकिन इन सब की महत्ता एक दूसरे के संदर्भ में ही है। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया समाज में समानता और असमानता। तो अच्छा, एक और हम आपको बताते हैं। समाज का आधार अन्योन्याश्रित है, अर्थात इंटरडिपेंडेंसी है। यहाँ पर मनुष्यों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उपखंडों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए देखो, उदाहरण देते हैं। मनुष्य की एक प्रमुख आवश्यकता है अनुतृप्ति है। इसके लिए स्त्री पुरुष परस्पर निर्भर होते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा अपने माता पिता के बाल्यावस्था में माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, और यही बच्चा बड़े होकर के माता पिता के वृद्ध होने पर उनकी सेवा करता है। तो इस तरह से एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, अर्थात यह मनुष्यों से आगे भी है। सभी जीवधारियों में जागरूकता पाई जाती है, चाहे मात्रा कम हो या अधिक हो। कीट पतंगे, चींटी, पशु पक्षी, इन सब में समाज होता है, और उन सबको बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह निरंतर परिवर्तनशील समाज एवं उसमें व्याप्त संबंधों की व्यवस्था स्थिर नहीं है, बल्कि कैसी है? परिवर्तनशील है। समयानुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको समाज का अर्थ, परिभाषाएं और निर्णायक तत्व और प्रकृति, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस किया है। आज यहीं टॉपिक को विराम देते हैं। कल फिर आगे समाज का वर्गीकरण नामक टॉपिक को लेंगे। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पर भी आप, मेरी ईमेल जो आईडी दी गई है उस पर भी आप अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।